जी अस्सलाम वालेकुम। हम्म, जी आज की हमारी जो ये मीटिंग है वो किस टॉपिक पर है कि लास्ट मंथ में हमें कैसे अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी है, किस तरह से हमें इस मंथ में स्टडी करनी है, क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है, और किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है और किन चीजों पर नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज कि हमें किसी भी हम इतने बड़े एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें पहले सबसे पहली चीज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि लास्ट महीना है आपका, 31 जुलाई में एग्जाम है। तो 31 जुलाई में जब एग्जाम है तो अब आपके पास टोटल जो है 25 डेज आप मान के चलिए, 25-26 डेज जो बचे हैं। तो 25-26 डेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हम इतने दिन में क्या चीजें कर सकते हैं और क्या चीजें नहीं कर सकते हैं। क्या हम कुछ गलत तरीके से अपनी स्टडी तो नहीं कर रहे हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसा काम इस वक्त पे हम नहीं कर रहे हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो अभी हमारे पास 25-26 डेज हैं, तो सबसे पहले आपको अपना एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा कि हमें क्या चीजें इसके अंदर पढ़नी है और कितने रिवीजन हमें 25 से 26 दिन में हम कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात ये है कि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी एक बार भी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा होगा, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो 8-10 बार 15 बार भी पढ़ चुके होंगे, और बहुत से ऐसे होंगे जो 4-5 बार अपना सिलेबस कवर किया होगा उन्होंने। तो सबके लिए एक अलग चीजें होती हैं, लेकिन उस क्या कहते हैं, सबके लिए एक चीज बराबर ये होती है कि आपको हर किसी को, चाहे आपने 15 बार 20 बार सिलेबस पढ़ा हो, चाहे आपने 5 बार सिलेबस पढ़ा हो, चाहे आपका फर्स्ट टाइम चल रहा हो, तो इस वक्त पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जितने हैं हर किसी के लिए, बाकी हम उसके अंदर डिवाइड हर टाइम जिसने जितनी बार पढ़ा है उस तरीके से हम प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये चीज सबके लिए कॉमन है कि जिस सब्जेक्ट के अंदर या कौन से सब्जेक्ट हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो सभी को पढ़ने ही पढ़ने हैं। चाहे आप अभी पहली बार अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं, सिलेबस कवर होने के चांस नहीं है, तो फिर आपको क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है कि कम से कम हम सिलेक्शन ले लें। कोई कुछ कह रहा है? तो देखिए, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जो सब्जेक्ट होते हैं जो हर किसी के लिए जरूरी है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने। सबसे पहले आपका यूनानी जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनानी के आप मान के चलिए आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं। तो 120 क्वेश्चंस में से अगर 120 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 120 क्वेश्चंस में से जो यूनानी के आपके क्वेश्चंस आएंगे वो कितने आएंगे, मिनिमम कम से कम जो आपके आने वाले हैं, आप 60 मान के चलिए कि 60 तो कम से कम यूनानी के आ जाएंगे। हो सकता है कि कम ज्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि जैसे अभी 2-3 साल पहले का आप पेपर उठाएंगे तो ओनली 36-37 क्वेश्चन यूनानी के थे। लेकिन मोस्टली ज्यादा उम्मीद जो हमें ये है वो ये है कि 60 क्वेश्चंस आपके यूनानी के आएंगे। और अगर हम 1% मान भी लें कि चलो आप 40 क्वेश्चंस यूनानी के आए हैं, बाकी मॉडर्न के आ गए, तो भी आपको यूनानी पे फोकस करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? आपके पास यूनानी की जो है 3 बुक्स हैं, ओनली 3 बुक्स हैं। उन 3 बुक्स को आपको पढ़ना है। मॉडर्न में अगर आप जाएंगे आपको कुछ नहीं पता कि कहाँ से आ सकता है। मॉडर्न जो है बहुत ज्यादा वास्ट है। तो आपको जो आपका सिलेक्शन कराने वाली चीज है वो क्या है? सिलेक्शन कराने वाली चीज आपकी ये यूनानी है।
स्क्रीन मेरी दिख रही है ना आपको? जी सर, दिख रही है। यस सर। जी ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे आपने कितनी भी बार सिलेबस पढ़ा हो या कितनी भी बार क्या कहते हैं अभी नहीं भी पढ़ा, तो सबसे पहली चीज आपके लिए जरूरी जो है आप इस पर फोकस करें, इस चीज पे, यूनानी पे आपको हर किसी को फोकस करना ही करना है। क्योंकि आपके पास रहबर मुअल्जात है, उसके बाद रहबर मुअल्जात के बाद जामिउल अदविया है, फिर दूसरी जो बुक आती है वो जामिउल अदविया है, उसके बाद आपके पास आता है उसूल तिब। ये 3 बुक्स आपको पढ़नी है, इसके अलावा जाने की अभी आपको जरूरत नहीं। जिन लोगों ने सिलेबस पढ़ा है वो इसके अलावा चीजें पढ़ें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिन लोगों को अभी इन 3 बुक्स पर कॉन्फिडेंस नहीं है, जिन लोगों को ये है कि अभी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया, ये 3 बुक्स याद नहीं हुई, तो आपको बिल्कुल भी अदर बुक्स में जाने की जरूरत नहीं है। पहली चीज आप ये बात याद रख लीजिएगा, अगर इन 3 बुक पे कॉन्फिडेंस है तो आप जा सकते हैं, जाइए इफादे कबीर पर, आप जाइए कुल्लियात नफीसी पर, जाइए कुल्लियात इब्न रुश्द पर, ये शरह असबाब वगैरह कुछ भी आप पढ़िए। जब आपको इन पर रहबर मुअल्जात पे कॉन्फिडेंस आ जाए, इन पर जामिउल अदविया, उसूल तिब या फिर इन बुक्स पर अगर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप दूसरी बुक्स पे बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन पहले आपको जरूरी ये है कि ये 3 बुक्स पे कॉन्फिडेंस आ जाए। तो सबसे ज्यादा फोकस सर आपको इन आवाज नहीं 3 आ बुक्स रही पे। है। किसी को नहीं आ रही है? आ रही सर। आ रही, क्लियर आ रही। हाँ ठीक है। तो हो सकता है शायद आपका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो, अगर वैसे कुछ हो तो बताना मुझे, आवाज की थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो अभी जरूरी है वो ये है कि सबसे पहले आपको यूनानी पर फोकस करना है। क्यों जरूरी है यूनानी? आप कोई भी, आपने कितना भी मॉडर्न पढ़ा हो, कितना भी, जो मेरा अपना तजुर्बा है वो ये है कि क्या कहते हैं, आपने कितना भी मॉडर्न पढ़ा हो, आपने बहुत ज्यादा मॉडर्न पढ़ रखा है या आपने थोड़ा बहुत मॉडर्न पढ़ रखा है मीडियम उसमें, तो भी आपका जो मॉडर्न से फर्क आने वाला है, मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन हम मानते हैं मॉडर्न के आए, तो जिसने ज्यादा मॉडर्न पढ़ रखा है 50 क्वेश्चन में से वो ज्यादा 35 तक कर देगा। मेरे ख्याल से वो 30 तक ही जा पाएगा, वो भी क्योंकि मॉडर्न बहुत ज्यादा वास्ट होता है, इतना थोड़ा उसका मुश्किल होता है करना, कहाँ से आ जाए कुछ नहीं पता। तो जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है मॉडर्न को, वो 32 33 इससे ज्यादा नहीं जा पाते। और अगर जिसने कम पढ़ा हुआ है मॉडर्न को, तो वो भी 25 मिनिमम कर ही देगा, 50 में से 50% वो भी कर ही देगा। तो इसके अंदर यहाँ पर आपका कोई ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 5-6, जिसने ज्यादा पढ़ा है और जिसने कम पढ़ा है उसके अंदर जो मेरा अपना तजुर्बा है वो 5-6 क्वेश्चंस का ही फर्क होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। तो आपको ज्यादा फोकस इन 3 जो आपका सिलेक्शन दिलाने वाली हैं बुक्स वो ये हैं। आपके पास 3 बुक्स हैं, इन्हीं 3 बुक्स से मान लीजिए 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यूनानी के अगर 60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि 55 क्वेश्चंस इन्हीं 3 बुक से होंगे ही होंगे। 4-5 क्वेश्चन अलग जगह से आ सकते हैं जो इन बुक में नहीं मिलेंगे, हो सकता है। तो ये 55 क्वेश्चन अगर आपने इन 3 बुक को रटा हुआ है तो आप कहीं ना कहीं 45 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन भी आप बहुत ज्यादा करके, इतने गलत नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा करके हम मान लें कि आपने 45 में से 55 में से 45 सही कर दिए, 10 क्वेश्चन आपने गलत किए, तो ये आपके 45 क्वेश्चन। वो मॉडर्न में आपने कम पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मॉडर्न में आपने कम पढ़ा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि 25 क्वेश्चंस आपने अगर मॉडर्न से कर दिए, 45 क्वेश्चन ये हुए, 70 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। 70 क्वेश्चन अगर आप उसके बाद आप 100 प्लस भी गए हैं, आपने 110 115 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद आपने मान लीजिए कि 115 क्वेश्चंस या 110 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो 110 क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ कि आपने 70 क्वेश्चन उसमें से सही किए, 40 गलत कर दिए। 40 गलत जब ही होते हैं जब आपने, तैयारी आपकी कहीं ना कहीं कम है, बहुत ज्यादा कम है। तो 40 तो बहुत, मतलब जो पढ़ के गया होगा 40 वो गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए 40 गलत करने के बाद भी आप अंडर रैंक हैं, आप सिलेक्ट हो जाएंगे जरूर।
इतना गलत करने के बाद भी पेपर क्या कहते हैं, जैसे इस बार का ही मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले का भी आप 40 क्या कहते हैं 110 में से आपने 40 क्वेश्चंस गलत किए हैं, तब भी आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हैं। तो मैं अभी सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप पहली चीज इन 3 बुक्स पर फोकस कीजिए। ये 3 बुक्स आप फोकस करेंगे, फिर एक मिनट, जल्दी आओ। जी तो हाँ, तो हम बात कर रहे हैं इन 3 बुक्स की। तो अगर हमने ये 3 बुक्स याद कर ली हैं, अब इन 3 बुक्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है। एक तो ये है कि रहबर मौलजात की अगर हम बात करते हैं, रहबर मौलजात के अंदर सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट उसका इंपॉर्टेंट है, हर चीज याद करनी जरूरी है। लेकिन मैं सिर्फ अभी उन सारे आप लोगों को कॉमन लेके बात कर रहा हूँ, चाहे आपने बहुत ज्यादा पढ़ा हो चाहे आपने बहुत कम पढ़ा हो, मैं अभी सबकी बात कर रहा हूँ। तो हमने बात की कि ये 3 बुक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, साथ में आपको मॉडर्न करना है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको मॉडर्न नहीं करना, करना है, जरूर करना है और अच्छे से करना है। लेकिन सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन लेने की, अपना सिलेक्शन फिक्स करने की, पक्का करने की। अच्छी रैंक लाने के लिए सभी कुछ पढ़ना जरूरी होता है और पढ़ना भी चाहिए। और जो क्या कहते हैं, तो अगर हमने इन 3 बुक्स की हम बात कर लेते हैं, तो मान लीजिए कि क्या कहते हैं, मैं अपने आप को ही मान लेता हूँ, मैं एग्जाम देने बैठा हूँ, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, बहुत कम पढ़ा हुआ है। तो आपको करना क्या है, रहबर मौलजात मैंने उठाई, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं 1 महीने में सभी कुछ पढ़ लूंगा। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर मेरे लिए मुश्किल ये है कि मुझे इस बुक में से क्या पढ़ना है। तो आपके टॉपिक्स कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको क्या कहते हैं सबसे पहले पढ़ने चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से क्या आता है, आपको सबसे पहले याद होना चाहिए अमराजे रास। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अमराजे रास में से अक्सर आपसे क्वेश्चन, जब भी अगर आप मान के चलिए कि आपके पास रहबर मौलजात से या फिर मौलजात से आप कह लीजिए सीधा कि 8 या 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप मान के चलिएगा 3 या 4 क्वेश्चन इस अमराजे रास से होंगे। तो सबसे पहली चीज, आपको हर किसी को, चाहे आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो, ये टॉपिक्स आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए सभी को। जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी रहबर, तो पहले वो उनको ये करना है कि वो जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, आप उन टॉपिक्स को पहले याद कर लीजिए, बाद में अदर टॉपिक्स पर जाइएगा। और जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है, तो उनसे मैं ये कहूंगा कि इन टॉपिक्स को बहुत ज्यादा अच्छा कर लो। दूसरा जो होता है, अमराजे रास के बाद आप आ जाइए अमराजे सद्र व रिया। इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका आता है अमराज मेदा, अमराज अमा, उसके बाद है आपका जिगर, फिर उसके बाद आपका जी अमराज कुलिया, और फिर आ जाता है जाहिर बदन, हुम्मियात, और अमराज आजाए बैरूनिया। ये हैं टॉपिक्स आपके। इसमें कुछ रह गया, तनासुलिया भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने आपको जो लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टॉपिक्स टोटल रहबर मौलजात में जब आप देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें कितने, मेरे ख्याल से अभी भी 6 7 8 टॉपिक ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जैसे कि अमराज चश्म है,
मतलब ऐसा नहीं है कि उनमें से क्वेश्चंस नहीं आते, बिल्कुल आते हैं, लेकिन जो ज्यादा एक जो मैं मेरा कहने का मतलब है कि इनमें से अक्सर ज्यादातर आप क्वेश्चंस देखेंगे इन्हीं टॉपिक्स में से पूछे गए होंगे। तो पहले हमें इन टॉपिक्स को, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इसको अच्छी तरह पढ़ लें, और जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो और ज्यादा अच्छा और ज्यादा पक्का इन टॉपिक्स को कर लें। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए चाहे इन टॉपिक्स को, इसको बिल्कुल अच्छी तरह आपके टिप पे होना चाहिए, आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, आपसे सोते में जागते में कभी भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आप उसका आंसर कर सकें। तो ये 10 अमराजे रास भी है इसमें। ठीक है, तो ये 9 से 10 टॉपिक हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको ये टॉपिक्स क्लियर करने हैं, अच्छी तरह याद करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जामिउल अदविया की, जामिउल अदविया में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जामिउल अदविया में जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले जो उसके अंदर आपकी मश्क किताबें आती हैं, दूसरे नंबर पर किताबें और उनके मुसन्निफीन हैं, फिर उसके बाद आपका आता है अहम नुकात। हम सिर्फ उन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं जो आपको याद करने जरूरी हैं, जिनमें से अक्सर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आप मान के चलिए यही दो टॉपिक जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, किताबें और अहम नुकात, इन दो टॉपिक में से अगर जामिउल अदविया से 10 क्वेश्चन आए हैं तो आप मान के चलिएगा 3 या 4 क्वेश्चन इन दो टॉपिक्स में से होंगे, अहम नुकात और किताबें में से। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अच्छी तरह आपको कितने पेज में, मुश्किल से 6-7 पेज में, 7-8 पेजों में ये पूरे दोनों टॉपिक्स हैं, तो ये 7-8 पेज आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है मुस्हिलात। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे पूछा जाएगा, जो हमने पढ़ते हैं मुसिल बिल तलयीन है, मुसिल बिल जिला है, ये जितने भी टाइप्स हैं मादे के एतबार से, तो उसमें से अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तीसरा टॉपिक आपका ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपका आता है मुदब्बर करना। फिर एक टॉपिक है जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, आधा पेज का टॉपिक है, क्या है बोलिए। चंद मादनी दवाओं की जी, अच्छी तरह याद होना चाहिए, अक्सर आपसे इसमें से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, आधा पेज का है, थोड़ा सा मुश्किल होता है याद करना, ट्रिक्स वगैरह बना के इसको याद करिए अच्छी तरह। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका मुद्दत हयात। मुद्दत हयात से भी अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसके अलावा इससे पहले और क्या जो बताया सर आपने? चंद मादनी दवाओं की माहियत। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर पे आपका आता है कुछ, और तो कोई टॉपिक नहीं रह रहा है इसमें। हाँ, बदल वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं, तो बदल आपको याद होने चाहिए। बाकी मुजीर है, मुसले मुसले वगैरह तो नहीं पूछा जाता इतना, मुजीर दवाएं पूछी जा सकती हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक है, बाकी क्या कहते हैं, बदल आपसे पूछा जा सकता है, जो कि जामिउल अदविया में इतने अच्छे से नहीं दिया हुआ है, तो उसको आप याद कर लें, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो है ये नबाती दवाएं, नबाती बदल ज्यादा अच्छे से कहाँ पे दिया हुआ है सर फिर? यहीं बदल से के लिए आप यहीं से कर ले तैयार जामिल से, या फिर कोई दूसरी? जामिउल अदविया में अब्दाल अदविया का टॉपिक जामिउल अदविया में नहीं है ना, जामिउल अदविया नहीं, में टॉपिक नहीं है। हाँ, तो बाकी बदल कई बुक्स में मिल जाएगा ये।
और भी क्या कहते हैं, अब्दाल अदविया आप देखेंगे उस नाम से आपको मिल जाएगा कई बुक में। इतना ज्यादा वो नहीं है, हो सकता है, लेकिन अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन हाँ सर, इम्पोर्टेंट जो। हाँ हाँ जो चीजें हैं वो कर लेंगे पहले, फिर वक्त बचेगा तो जी इंशाल्लाह बदल के जी। देखिए। नबाती दवाएं हैं, उसके बाद आपका मादनी दवाएं हैं और हैवानी, ये हुआ। नबाती मादनी हैवानी में आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको जुज़े आज़म और क्या कहते हैं ये मुतरादिफात आपको याद होनी चाहिए। अक्सर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मुतरादिफ नाम से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपको याद होना चाहिए उसकी माहियत क्या होती है, क्या पार्ट यूज होता है। थर्ड नंबर पे जो आपको पता होना चाहिए, केमिकल पता होने चाहिए। केमिकल भी जो ज्यादातर अक्सर पूछे जाते हैं, 8-9 दवाएं हैं जिनके ज्यादातर केमिकल पूछे जाते हैं। तो वैसे तो आप सारे याद करिए जो लोग कर सकते हैं, किसी का ही पूछा जा सकता है, लेकिन मेनली जो अक्सर पूछा जाता है वो 8-9 दवाएं हैं जिनका पूछा जा सकता है, तो पहले उनको अच्छे से फोकस कर लें। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अफाल की जब बात आती है, चाहे वो मुरक्कबात के हों या मुफरदात के हों, अफाल को याद करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। आप याद भी करेंगे, कितना भी रटेंगे, नहीं याद होगा। और अफाल से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, लेकिन मेरा कहना ये होता है कि आप पहले जुज़े क्या कहते हैं मुफरदात, उसके मुतरादिफात याद कर लीजिए, केमिकल नेम और माहियत। अफाल को आप रीडिंग करके पढ़िए, समझ में आ जाते हैं, और फिर जब ऑप्शंस आते हैं, अगर आपने पढ़ी हुई चीजें हैं तो आप निकाल लेंगे किस दवा का क्या फेल है। बाकी थोड़ा बहुत उसको रटेंगे तो वो नहीं याद होगा, बहुत मुश्किल से ही याद होते हैं अफाल, क्योंकि एक एक दवा के सेम सेम हर दवा के अफाल होते हैं। तो उतना बाकी अगर आप नफे खास याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेनली पहले आप इन चीजों पर ध्यान दें कि उसके मुतरादिफात क्या हैं, और उसके अंदर क्या कहते हैं केमिकल, और उसके माहियत क्या होती है। सर ये मुरक्कबात केमिकल केमिकल नाम में इम्पोर्टेंट कौन कौन से बताया आपने? इंपॉर्टेंट मैंने नहीं बताया, 8-9 दवाएं हैं, आप पेपर्स देखेंगे प्रीवियस पेपर तो पूछे हुए हैं, ठीक है। मुझे बुक खोलनी पड़ेगी फिर मैं उसको बता पाऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप आ जाइए, इसके अंदर एक है टॉपिक जुज़े क्या कहते हैं मोजिद, सॉरी मोजिद है, मुरक्कबात और उनके मोजिद, और वजह तस्मिया और मुरक्कबात और उनके जुज़े आज़म, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं इतने, ठीक है। ये टोटल मिला जुला के आपके 11-12 टॉपिक्स हो रहे हैं जो आपको पढ़ने हैं। बाकी जामिउल अदविया आप उठाएंगे तो उसके अंदर अच्छे, इसके अलावा काफी सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे आपसे इनमें से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको याद होने चाहिए इतना। बाकी उसके अलावा क्वेश्चंस इसमें से भी अक्सर पूछे जाते हैं। फिर आप आ जाइए उसूल तिब की। जब हम बात करते हैं उसूल तिब में तो खैर सब कुछ ही इंपॉर्टेंट होता है। उसूल तिब में आप कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है, मेनली आपको उसूल तिब पूरी ही पढ़नी है। अब उसमें क्या चीज, क्योंकि देखिए उसूल तिब पढ़ने का एक तरीका होता है। उसूल तिब अगर आपको पढ़नी आती है तो पूरे पेज में मिला जुला के जो होगा 1 या 2 पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको याद करने के होंगे, बाकी फालतू चीजें लिखी होंगी जिनसे हमें मतलब नहीं होगा। वो यूजी के लिए होता है, थ्योरी होती है। मेनली उसमें से पूरे पेज में से हमें क्या अख्ज करना है, क्या हमें लेना है, वो सिर्फ हमें उतना पता होना चाहिए। 1 से 2 मुश्किल से पूरे पेज में, बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जिनमें कुछ हमारे मतलब का नहीं है, जिनमें है भी तो 2-3-4 पॉइंट मुश्किल से एक एक पेज में होते हैं। आपको सिर्फ उतना अंडरलाइन करना होता है और वही पॉइंट आपको याद करना है। अगर आप उसको समझ के पढ़ रहे हैं, आपको इतना पता, आपने प्रीवियस पेपर देखे हुए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मेनली ये 3 बुक्स हमें अच्छी तरह याद होनी चाहिए। साथ में तारीख तिब से 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। तारीख तिब में भी अगर आपके पास नोट्स वगैरह हैं तो उसको आप क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट चीजें, उसमें भी यही है कि बहुत ज्यादा तारीख तिब आप बुक उठाएंगे तो अच्छा खासा मटेरियल मिलेगा। तो उसमें से आप सिर्फ इम्पोर्टेंट पर जाइए, पूरे पेज में 1-2 लाइनें ऐसी होंगी जो आपको याद करने वाली होंगी, बाकी चीजें नहीं याद करनी। तो मेनली आपको फोकस यूनानी पे करना है। यहाँ पर हमारी बात हुई यूनानी की, ठीक है। तो कितनी मिला जुला के जो आप बहुत सारे लोग होते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए जो इम्पोर्टेंट तभी जो कवर अप करें हम।
तारीख तिब में इम्पोर्टेंट देखो, तारीख तिब में पूछा तो कुछ भी जा सकता है। उसके अंदर क्या कहते हैं, अब इम्पोर्टेंट किसी भी तबीब के बारे में उसकी पैदाइश पूछी जा सकती है, तो ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं बता सकते हैं। मेनली आपको याद उसके अंदर पढ़ना सब कुछ है। पढ़ना सब कुछ है का मतलब ये है कि आपको कोई भी तबीब है, अब उसके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, ठीक है, लेकिन हमें उसमें से उसकी क्या क्या खास बात रही है, उस तबीब की एक या दो चीजें उसने काम की होंगे, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा वो कहाँ उसकी पैदाइश हुई है ये पता होनी चाहिए, उसकी मकाम में क्या कहते हैं, उसकी मौत कहाँ पर हुई है वो पता होना चाहिए। ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पैदाइश के बारे में पूछा जाता है, या फिर दूसरा जो क्वेश्चन होगा आपसे, किताबें तो खैर जामिउल अदबिया के अंदर लिखी हुई है, वहां से हो जाती हैं, किस तबीब की कौन सी किताब है, तो उनकी किताबें इंपॉर्टेंट होती है जो जामिउल अदबिया से कवर हो जाएंगी। बाकी तबीब के बारे में जो आपको पता होना चाहिए वो यही कि उसकी पैदाइश कहाँ पर है, और अगर उसका कोई खास कारनामा है तो वो पता होना चाहिए। बाकी सब कुछ फालतू की चीजें होंगी, ठीक है। तो बस इतना देखना होता, बाकी पूछा तो कोई किसी भी तबीब के बारे में पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद जब क्या कहते हैं, ये 3-4 मैंने अभी सिर्फ उन लोगों की बात की है, चाहे आपने ज्यादा पढ़ रखा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो भी सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पर पहले फोकस करें, उसके बाद दूसरे टॉपिक्स पर जाएं। फिर उसके बाद यूनानी के बाद आपकी बात आती है मॉडर्न की। मॉडर्न में जो इम्पोर्टेंट होता है वो क्या है, आपको ये सब्जेक्ट पता होना चाहिए, सर्जरी आपको पता होना चाहिए, दूसरे नंबर पर आपको पीएसएम पता होना चाहिए। तो मैं दोबारा से कहूंगा, वो लोग जिन लोगों ने ज्यादा तैयारी नहीं की है तो वो यूनानी के साथ इन दो सब्जेक्ट को पहले कवर कर लीजिए अच्छी तरह, और इन दो सब्जेक्ट के अंदर भी आप इम्पोर्टेंट पर जाइए पहले। जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो पहले क्या कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको बहुत अच्छा कर लीजिए इसका, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो भी पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़िए, उसके बाद जाइए। जैसे कि सर्जरी के अंदर जो अक्सर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो पूछा जाएगा आपसे जनरल सर्जरी के बारे में। जनरल सर्जरी अक्सर आपसे पूछा जाएगा, या फिर इसके अलावा जो क्या कहते हैं पीडियाट्रिक सर्जरी है, उसके अंदर ऑपरेशन वगैरह आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि हाइड्रोसील में कौन सा ऑपरेशन करते हैं, या फिर हर्निया वगैरह के बारे में क्वेश्चंस होंगे। बाकी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, मेनली जो अक्सर आप क्वेश्चंस देखेंगे वो ये देखेंगे, जनरल सर्जरी में एब्सेस की डिफिनेशंस वगैरह आपसे उसके टाइप्स वगैरह पूछी हुई हैं, या फिर क्या कहते हैं जो अल्सर्स हैं, एजिंग है उसकी, वो सब आपसे पूछी हुई हैं। तो अल्सर का टॉपिक आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उसके अलावा आपको क्या कहते हैं एब्सेस वगैरह का पता होना चाहिए, वुंड हीलिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने बताया कि आपको क्या कहते हैं पीडियाट्रिक सर्जरी से छोटा सा है, पीडियाट्रिक सर्जरी ज्यादा नहीं है, तो उसके अंदर जो जो चीजें हैं, तो 8-10 डिजीजेज हैं, तो 8-10 डिजीज आप थोड़ा सा उसको ठीक से देख लें, तो ज्यादातर क्वेश्चन जो होंगे आपसे यहीं से पूछे जाते हैं। बाकी क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। मेनली पहले इन सब्जेक्ट इन टॉपिक्स पर फोकस अच्छे से करिए, उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक्स पर जाइए, पढ़िए सब कुछ जरूर। पीएसएम की बात आती है, तो पीएसएम के अंदर आपको क्या करना है, पीएसएम के अंदर आपको करना ये है कि इसके अंदर कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन का टॉपिक है, न्यूट्रिशन है, इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज आपसे अक्सर पूछे जाएंगे, न्यूट्रिशन के बारे में क्वेश्चंस अक्सर आएंगे, तो ये दो टॉपिक्स आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। इसके अलावा जो क्या कहते हैं कमेटीज हैं बहुत सारी, और जो अक्सर आपसे क्या कहते हैं जो प्रोग्राम्स चले यूनिसेफ के, और फिर क्या कहते हैं, माइक किसी का खुला है जी, तो माइक बंद कर दीजिए प्लीज। अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो पूछिए, वरना माइक बंद कर दीजिए। तो हम बात कर रहे हैं पीएसएम की। पीएसएम के अंदर मैंने बताया आपको कि न्यूट्रिशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो अक्सर आपसे न्यूट्रिशन से क्या कहते हैं क्वेश्चंस आते हैं कि क्या कहते हैं। उसके बाद आपसे जो क्वेश्चंस आएंगे वो वैक्सीनेशन के, वैक्सीनेशन आपको याद होना चाहिए, कौन सी लाइव वैक्सीन होती हैं, कौन सी किल्ड वैक्सीन होती हैं,
उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है, जो अक्सर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रोग्राम्स, ठीक है, जैसे कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस वगैरह WHO ने दी और फिर कहाँ पर हुई, या फिर यूनिसेफ किसने दिया, फिर क्या यूनिसेफ का जो पर्पस था वो क्या था, या इसके अलावा जो कमेटीज हैं, ठीक है, कमेटीज हैं या फिर क्या कहते हैं, ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरह, जो स्केल हैं वो आपको पता होनी चाहिए अच्छी तरह। इंडेक्स की बात करें या फिर स्केल की बात करें या फिर कमेटीज की बात करें, ये 4-5 टॉपिक्स जो है अक्सर आपसे इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अभी हम सिर्फ बात यही कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से इंपॉर्टेंट है और उस सब्जेक्ट में टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम नहीं है, 25-26 दिन में हमें ज्यादा, कम से कम पहले हमारे वो टॉपिक्स पक्के हो जाने चाहिए जहां से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेनली ये 5 सब्जेक्ट की हमने बात की, 5 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आप मान के चलिए कि यूनानी से आपके 60 क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, 60 में 50 से 60 तो आएंगे ही आएंगे, जहां तक मैं मान के चलता हूँ। तो 50 से 60 यूनानी अगर आते हैं, सर्जरी PSM से आप मान के चलिए कि 7-8 क्वेश्चन दोनों से आएंगे, 15-16 क्वेश्चन ये, तो आप 75 से 80 क्वेश्चंस आप इन 5 सब्जेक्ट से मान के चलिए, बाकी 40 क्वेश्चन अदर जितने भी बचे हैं उनसे आएंगे, जो एक कयास है या फिर क्या कहते हैं, ऐसा अक्सर होता है। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए ये 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। माइक बंद। मोहम्मद देंगे। माइक बंद प्लीज। सर जी सर मुझे को होस्ट बनाइए ताकि मैं मैनेज कर सकूं। जी ठीक है। सर आपने सिस्टमिक सर्जरी का नहीं बताया। हाँ, मैंने ये बोला, मैंने ये आपसे नहीं कहा कि, मैंने कहा सर्जरी इंपॉर्टेंट है, सर्जरी से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। मैंने सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके अंदर कौन कौन से कहाँ से ज्यादा आते हैं क्वेश्चंस। बाकी मैं मतलब मैंने ऐसा नहीं कहा कि सिस्टमिक सर्जरी से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने सिर्फ टॉपिक्स के नाम बताए कि आपको इन जनरल सर्जरी के ये टॉपिक्स और सिस्टमिक सर्जरी के ये टॉपिक्स से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। बाकी सिस्टमिक सर्जरी से भी क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल, लेकिन ज्यादातर जो अक्सर देखा जाता है वो आपको ये वाले टॉपिक्स याद होने चाहिए। सिस्टमिक सर्जरी, सर्जरी पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और PSM पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन उसके अंदर मोस्टली ज्यादातर कहाँ से आता है वो हमने बात की है अभी बस। बाकी मैंने आपको बताया कि इन 5 सब्जेक्ट से आपको कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन आप मान के चलिए इन 5 सब्जेक्ट से आपके आएंगे, तो आपको ये 5 सब्जेक्ट तो अच्छी तरह याद होने चाहिए। कौन कौन से, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ये बुक रहबर मुअल्जात जामिउल अदविया, उसके बाद आपका है उसूल तिब, फिर उसके बाद आप आ जाइए सर्जरी, उसके बाद PSM। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं। अब हम बात कर लेते हैं पढ़ने वाले बच्चों की, कि अगर आपको अच्छी रैंक, ये सिर्फ बात हमने की है अब तक की सिलेक्शन लेने की, ठीक है, कि आपको सिलेक्शन लेना है अगर, तो आप इन पर फोकस करिए। बाकी अदर सब्जेक्ट को भी पढ़ना जरूरी है, आप उनसे पढ़िए, थोड़ा बहुत जितना कर सकते हैं करिए, लेकिन पहले आपको अगर कुछ भी याद नहीं है, आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, मुश्किल है चीजें, तो कम से कम इतना जरूर कर लीजिए, इतना करके आपको जाना है। और जिन लोगों ने कर रखा है वो इसको और अच्छा कर लीजिए, जितना ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, आपको रैंक इंप्रूव करना है। बहुत सारे ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे होंगे जो लोग अच्छी रैंक लाना चाहते हैं। तो अच्छी रैंक लाने के लिए आपको क्या करना है? अच्छी रैंक लाने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि आपको सारे सब्जेक्ट A to Z पढ़ने हैं। हाँ, एक बात आपको सबको याद रखना है
कि जिन लोगों ने अच्छी तरह पढ़ाई कर रखी है वो लोग तो खैर नए सब्जेक्ट पर जाएंगे ही नहीं, जिन्होंने अभी ज्यादा स्टडी नहीं की है उनके लिए तो यही है कि आपको जो मैंने बताया है इतनी चीजें आपको कम से कम पता होनी चाहिए, जिन लोगों ने अभी ज्यादा स्टडी नहीं की है। जिन लोगों ने स्टडी कर रखी है वो लोग बिल्कुल भी इस वक्त पर गलती ये वाली ना करें कि आप कुछ नई चीजें पढ़ने लगे। नई चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि यार ये वाला कवर नहीं है, ये मैं कवर कर लूं, ये टॉपिक रह गया था ये कवर कर लूं, या फिर मेरा स्किन रह गया, या फिर मेरा ऑर्थो रह गया, या फिर मेरा जो रह गया। आपको अब कोशिश ये करनी है कि पहली चीज क्या कहते हैं, जो मैंने पढ़ रखा है वो मेरा किसी तरीके से बिल्कुल टिप पर आ जाए, किसी तरीके से पक्का हो जाए। जितने सब्जेक्ट आपने किए हुए हैं इंपॉर्टेंट कोर्स सब्जेक्ट, जिन लोगों ने तैयारी की हुई है उन लोगों ने ज्यादातर सारी चीजें पढ़ी ही रखी होंगी। तो आपको पहला फोकस ये करना है, अब तक जो पढ़ लिया, हमें अब नए पर नहीं जाना है बिल्कुल भी। जो पढ़ा है सिर्फ उसी को जितना ज्यादा हम रिवाइज कर सकते हैं उसको उतना रिवाइज कर लें। क्यों? नए पर आप चले जाते हैं, मान लीजिए कि जो भी आप नए किसी सब्जेक्ट पर जाएंगे वो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा। मतलब कि होता ये है कि जब से AIPGT स्टार्ट हुआ है तो अब तो खैर कोई भी अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बचा ही नहीं है, बल्कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, ज्यादातर हर साल किसी न किसी एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं। आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा इस चीज को कि किसी साल पैथोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा आ गए, किसी साल दूसरे क्या कहते हैं ENT से क्वेश्चंस आ गए, किसी साल स्किन से आ गए, कभी तारीख तिब से आ गए। तो खैर अब तो अनइम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम मान भी लेते हैं कि अनइम्पॉर्टेंट कुछ है और हमें उसको कवर करना है, तो मैं ये कहूंगा इस वक्त पर कि अगर आप मान लीजिए कि आपने अभी ऑफ्थेल्मोलॉजी नहीं पढ़ा, या फिर आपने स्किन नहीं पढ़ा, या फिर कोई और सब्जेक्ट जो आपने नहीं पढ़ा, अब आप उसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो मतलब जो हो सकता है कि उस सब्जेक्ट से ज्यादा ही क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन आप मान के चलिए कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट से 1 या 2 क्वेश्चन आने वाले होंगे जिसको आप टाइम देने जा रहे हैं अच्छा खासा। अब जबकि वो जो आप टाइम देने जा रहे हैं अच्छा खासा, उससे आप हो सकता है कि एक क्वेश्चन ज्यादा कवर कर ले, वो स्किन वाला क्वेश्चन या ऑफ्थेल्मोलॉजी वाला क्वेश्चन या फिर ENT वाला क्वेश्चन, या जो भी हम अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मानते हैं, हो सकता है कि ENT से ही ज्यादा आ जाए इस बार, बहुत मुमकिन है। लेकिन क्या कहते हैं, आप ये मान के चलिए कि आप उस पर अच्छा खासा टाइम देंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे, लेकिन उस सब्जेक्ट को देने के चक्कर में जो आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे उसको आपने अच्छा पक्का नहीं किया, तो आप कहीं ना कहीं 4 से 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप खो भी देंगे, ये भी आपको समझना पड़ेगा। इसलिए मेरा कहना ये होता है कि आप सबसे पहले जो आपने पूरे साल में जितनी चीजें पढ़ ली उनको जितना ज्यादा पक्का कर सकते हैं उनको पक्का करिए। अनइम्पॉर्टेंट में जो आप 1 या 2 क्वेश्चन बढ़ाने वाले हैं उनको आप यहीं से 4-5 क्वेश्चन जो आपके गलत होने वाले थे इनको जितना पक्का करेंगे तो ये वाले भी आप सही करने की कोशिश करिए इस वक्त पर। क्योंकि आप दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान देने लगे तो कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट में कमी आनी शुरू होगी और उसका फर्क भी बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ से तो आपको जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। पहली चीज ये है कि आपको अनइम्पॉर्टेंट पर नहीं जाना, जिन लोगों ने अच्छी तरह तैयारी कर रखी है अच्छी रैंक लाने के लिए। दूसरी चीज ये है कि आपको डिस्कशन आपका प्रॉपर बहुत अच्छा डिस्कशन होना चाहिए, आपको चीजें याद होनी चाहिए। जितना अच्छा आपने डिस्कशन किया होगा उतनी चीजें आपको याद होंगी। डिस्कशन नहीं भी किया, आपका रिवीजन बहुत ज्यादा होना चाहिए। एक एक सब्जेक्ट को आप अभी से अपना एक टारगेट अपना एक बनाइए, आराम से चीजें हो जाती हैं। अगर आपने अब 25 दिन है, आपने 25 दिन में 5-5 दिन 6-6 दिन का टारगेट बनाया कि मुझे जितना भी मैंने पढ़ा है नोट्स आपने बनाए होंगे या फिर उसके अलावा जो भी आपने एंड मार्क तो आपने किया ही होगा बुक में जो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप अपना हर सब्जेक्ट को 2 घंटे क्या कहते हैं 2.5 घंटे देकर एक टारगेट बनाइए कि 25 दिन में मुझे अपने सारे सब्जेक्ट 2 से 3 रिवीजन करने ही करने हैं। अगर आपने एक टाइम टेबल सेट किया हुआ है कि मुझे हर सब्जेक्ट को दिन में इतना टाइम देना है और इतने दिन में खत्म करना है इस सब्जेक्ट को, तो आप पक्की बात है कहीं ना कहीं 25 दिन में आप 2 से 3 बार आराम से हर सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना एक शेड्यूल फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस 25 दिन में कैसे तैयारी करनी है। एक टाइम टेबल आपके टेबल के सामने जहां भी आप स्टडी करते हैं वहां पर चिपका हुआ हो कि मुझे इस सब्जेक्ट को इतने घंटे देने हैं और इतने दिन में खत्म करना है, 5 दिन 6 दिन।
3 4 5 सब्जेक्ट एक साथ एक दिन में अगर आप ले रहे हैं तो आराम से आप मान के चलिए कि 25 दिन में आप 2 बार तो जरूर कर ही लेंगे, और जो क्या कहते हैं करना चाहें वो 3 बार 4 बार भी कर सकते हैं। तो रिवीजन जितना ज्यादा आपने किया होगा आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। दूसरा ये है कि आपको प्रीवियस पेपर्स अच्छी तरह याद होने चाहिए। प्रीवियस पेपर आपके किस काम आएंगे? प्रीवियस पेपर आपके इस काम आने वाले हैं कि आप मान के चलिए कि प्रीवियस पेपर अगर आपने किए हुए हैं तो 20 से 25 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, नहीं भी आए तो 10 तो आप मान के चलिए कि प्रीवियस से आ जाएंगे। 10 क्वेश्चन अगर प्रीवियस से आ रहे हैं तो वो 10 क्वेश्चन आपको रटे हुए हैं। अगर अगर आपने प्रीवियस बुक्स याद की हुई हैं, प्रीवियस पेपर्स रटे हुए हैं, तो वो फटाफट आपका टाइम बचाएंगे। 10 क्वेश्चन आप फौरन उसको टिक करेंगे। तो प्रीवियस पेपर आपको रोजाना करने ही करने हैं। सारे जितने भी प्रीवियस पेपर हैं, चाहे वो NIUM के हों, चाहे वो क्या कहते हैं AMU के हों, या फिर AIA PGET के हों, तो अपना एक टारगेट फिक्स करिए कि रोजाना आपको 1 पेपर 2 पेपर प्रीवियस के करने हैं। और फिर आपको क्या कहते हैं कितनी जो इम्पोर्टेंट होता है इस वक्त पर, तीसरी चीज वो ये होता है, जिन लोगों ने स्टडी नहीं की है उन्हें कोई परवाह नहीं होगी। उनका ये होगा चलो यार तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा, उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ाई की हुई है, जिन लोगों ने पूरे साल रात दिन एक किया है, जिन लोगों ने स्टडी अच्छे से की है, तो ये वक्त उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इस टाइम पर पैनिक हो गए तो आप मान के चलिएगा कि आप अपने साथ बहुत बुरा करने वाले हैं या बहुत बुरा कर रहे हैं। इस वक्त पर आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। पैनिक होने का मतलब ये है कि आप एग्जाम में जाकर कम से कम ये पक्की बात है कि 10 क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे, सिर्फ अपनी टेंशन में पेपर करने की वजह से, या फिर टेंशन में पेपर करने की वजह से, या फिर कह लीजिए कि ये वक्त जो है आपका टेंशन में रहने की वजह से आप अपनी स्टडी को 20 से 30% कम कर देंगे। कि जितना ज्यादा आप टेंशन लेंगे स्टडी आपकी उतनी ही कम होगी, उतना ही दिमाग में बातें भी कम जाएंगी। तो जितना ज्यादा आप रिलैक्स होके पढ़ाई करेंगे, जितना ज्यादा आप एग्जाम रिलैक्स होके देंगे, उतना ज्यादा आप मान के चलिएगा कि आप फायदे में हैं और कहीं ना कहीं आप अच्छा ही करके आएंगे। तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अच्छी तरह स्टडी की है। टेंशन होती है लेकिन अपने आप को काम रखना है जबरदस्ती, कि मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है, मैंने मेहनत की है, मुझे उसका बदला मिलने वाला है, मिलेगा जरूर। तो अगर आपको अपने खुदा पर, अपने अल्लाह पर यकीन है और अपनी मेहनत पर यकीन है, तो सबसे क्या कहते हैं आप अपने आप को बिल्कुल काम कर दीजिए आज ही से कि जितनी मैं पढ़ाई कर पा रही हूँ या जितना मैं पढ़ाई कर पा रहा हूँ उतनी मैं करूंगा अपनी तरफ से। बाकी सब कुछ अल्लाह पाक के हाथ में है, अल्लाह पाक जो चाहेंगे वो होगा। क्योंकि मैंने बहुत देखा है और बहुत ज्यादा देखा है इस चीजों को, जितने लोग टेंशन में रह के तैयारी करते हैं और जितने लोग एग्जाम में जाकर टेंशन लेते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे जा चुके होते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी मतलब अच्छे खासे लोगों को मैं जानता हूँ जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी रही, लेकिन सिर्फ अपने पैनिकपन की वजह से, अपने टेंशन की वजह से ना तो वो सिलेक्ट हो पाए, और सिलेक्ट हुए भी तो रैंक उनकी कहीं ना कहीं जो टॉप में आने वाले थे वो बहुत पीछे चले गए। सिर्फ वजह क्या रही? वजह यही कि आपने टेंशन में रह के पेपर दिया, आपने टेंशन में रह के तैयारी की। टेंशन से होता क्या है? सिर्फ यही होता है कि आप बुक लेके बैठे हैं, दिमाग में सोच रहे हैं यार क्या होगा क्या होगा। दिमाग में सोचने की वजह से दिन का आधा दिन आपने इसी में निकाल दिया, सिर्फ अपनी टेंशन में। वो जो आधा दिन पढ़ाई होने वाली थी वो आपकी सारी की सारी खराब। तो सबसे ज्यादा जरूरी आप इस वक्त पर अपने लिए ये रखिए कि आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है इस वक्त पर। इस वक्त पर भी और एग्जाम हॉल में भी जितनी चीजें आप काम होके पेपर को करेंगे, जितना ज्यादा आप सुकून के साथ करेंगे और जितना ज्यादा तैयारी, आपका एक टाइम टेबल बना हुआ है। आप दिमाग में बस ये सोचिए कि आपने 10 घंटे पढ़ाई करनी है, 15 घंटे पढ़ाई करनी है, तो आप कर रहे हैं 15 घंटे पढ़ाई, इससे ज्यादा थोड़ी दे सकते हैं। तो आपने अपनी तरफ से 100% दे दिया है। बस आप ये सोचिए कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। जब मुझे जितनी देर मुझे पढ़ाई करनी है उसमें मैं कमी नहीं कर रहा हूँ या मैं उसमें नहीं कमी कर रही हूँ, तो फिर अब मुझे इस चीज की टेंशन लेने की, क्योंकि इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। हमने अपनी तरफ से 100% दिया है। अब जो कुछ होगा वो अल्लाह पाक के हाथ में है और हमारी मेहनत
ज़ाहिर इंशाल्लाह नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर स्टूडेंट इस वक़्त यही कह रहा होता है कि सर बहुत टेंशन हो रही है, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है। तो वो जो टेंशन हो रही है, आप पूरा दिन आधा दिन उसमें ही उस टेंशन में ही निकाल दे रहे हैं, और फिर एग्ज़ाम में जाके आप टेंशन लेंगे, तो एग्ज़ाम में जाके आप भी उस टेंशन की वजह से भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर चुके होंगे। ये बात आप पक्की याद रखिएगा। तो प्लीज इस चीज को अपने दिमाग से आप अभी से निकाल दीजिए। जितना आप अपनी तरफ से पढ़ाई कर सकते हैं करिए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बस मेरा यहीं पर यही कहना था कि आप क्या कहते हैं, तीसरी चीज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप पेपर रोज प्रीवियस पेपर खूब ज्यादा करिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। और इम्पोर्ट क्या कहते हैं, आपको अब नए सब्जेक्ट पर नहीं जाना, जितना ज्यादा रिवीजन आप कर पा रहे हैं करिए। बाकी मैंने उन लोगों को जो मैंने टॉपिक्स बताए वो आप लोगों के लिए भी हैं, कि इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कवर करिए। उसके बाद फिर जो अदर टॉपिक्स हैं उन पर उनको भी अच्छे से आपके लिए, क्योंकि आपको रैंक इम्प्रूव करनी है। तो आपका तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए, और बहुत ज्यादा अच्छा वो होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको जितना ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ बातें थी। अब आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लीजिए। किसी को कुछ भी चीज डिस्कस करनी है तो बोलिए। आती है इसमें से अजीब सी। हाँ बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा है ना। क्या चीज बोलो? ड्राई क्लीन करते होंगे ये वो है ना। जेबा कुछ कह रही हो? हाँ बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? सर अस्सलाम। जी बोलिए। सर अब हम लोग को अरे हम अपना टाइम टेबल चेंज करना होगा ना, क्योंकि अब मैंने हॉस्पिटल छोड़ा है और घर से आई हूँ, तो मुझे अपना चेंज करना होगा, आपसे बात करनी है। हाँ ठीक है, बात आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा टाइम ठीक है टेबल। सर, मैं कल मैं बात कर लूंगी मॉर्निंग में। ओके बिल्कुल ठीक सर। ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी सर बताइए। कह रहा हूँ कि जो मॉडर्न मेडिसिन का पार्ट है वो भी बहुत सारे क्वेश्चन आज देखे मैंने लगाए, तो उसमें तो बहुत ज्यादा मॉडर्न से भी आ रहा है, तो उसका क्या करना है? अभी पढ़ना है या उसको नहीं पढ़ना है? जो पढ़ा हुआ है वही पढ़ा है? कितना आपने पढ़ाई अभी क्या क्या की है मुझे ये बताइए। अभी सर कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ पूरा कंफर्म एकदम बता सकते हैं कि सब कुछ आ रहा है, मतलब पढ़ा पढ़ा है पर इतना एकदम पुख्ता नहीं है। अच्छा, यस। तो क्या कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, मॉडर्न मेडिसिन का ऐसा है कि आपको क्या कहते हैं, जो ज्यादातर जो मेडिसिन के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो मौलजात यूनानी के ही आते हैं। इक्का दुक्का क्वेश्चंस आ जाते हैं, शायद हो सकता है किसी पेपर में पूछ लिया हो, लेकिन ज्यादातर जो होता है वो ये होता है कि अगर वो क्या कहते हैं पूछा जाएगा मेडिसिन, तो वो यूनानी का पूछा जाएगा। अक्सर ऐसा होता है। तो मैं यही कहूंगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या जी। कहते हैं आपको कमांड है अदर सब्जेक्ट पर जो इम्पोर्टेंट है, तो फिर हो क्या कहते हैं आप तो उसको देखना चाहें देख लीजिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। बाकी अब न्यू पढ़ने का तो टाइम मैं कहूंगा नहीं है इस वक्त पर। ओके सर। जी, किसी को और कुछ पूछना है बोलिए। बताइए। पूछना हो बिल्कुल, आप बिल्कुल फ्री होके पूछिए, कोई वो नहीं है, अभी आपके पूछने का टाइम है सर इस वक्त। गायनिकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स से कितना कवर करना है? गायनोकोलॉजी ऑप्स से क्वेश्चंस आते हैं, आप मान के चलिए कि कहीं ना 5 से 6 क्वेश्चंस तो जरूर आ ही जाएंगे गायनोकोलॉजी ऑप्स से। तो उसको तो कवर करना है। आपने जहां से भी किया हुआ है, रोम से किया है तो रोम से, बाकी अगर साक्षी अरोड़ा किसी ने किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, साक्षी बहुत अच्छी बुक है उसके लिए। ओके सर। हाँ जी। और कोई? सर ये सर जो रहबर के लिए जो ये बुक होती है मारूसी सवालात वाली वो
कहाँ मतलब इम्पोर्टेंट है क्या वो करना? वो नहीं हो पाई मारूजी अभी तक। सवालात क्या कहते हैं, मौलिजात। देखो उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं मारूजी सवालात में, वो शरह बाब के एक तरह से क्वेश्चंस हैं और काफी ज्यादा फालतू क्वेश्चंस भी हैं। हाँ उसमें बहुत सारे हैं, मतलब एक ही हाँ, तो सब्जेक्ट के उसके हिसाब से। अंदर हर कोई परेशान भी हो जाता है और फिर डिप्रेशन अलग हो जाता है कि हमें तो कुछ याद ही नहीं है। तो इस वक्त मैं कहूंगा उसका करने का टाइम नहीं, अगर आपको करनी थी तो आप पहले कर लेते, लेकिन सब वो इस वक्त करी उसको हमने, करके पर आप वो, डिप्रेस मत हो हाँ जाइए। वो करने में यही हुआ कि इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि फिर वो छोड़ दी करना। हाँ, तो उससे आप परेशान ही करती इस थी वक्त वो। होंगे। हाँ अगर जी। पहले कर ली होती तो कर ली होती, लेकिन इस वक्त ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे आप डिप्रेशन में जाएं। अपने आप को बिल्कुल काम रखना है। ओके थैंक यू। जी, कोई और? बिल्कुल फ्री होके कोई भी पूछिए कुछ भी। आपको कोई भी सवाल आते हैं आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। नहीं पूछना किसी को? अच्छा, तो फिर मुझे एक जज़ाकल्लाह सर क्वेश्चन बता इतनी दीजिए आप में मालूमात से। हाँ देने के बोलो। लिए। जज़ाकल्लाह सर जी आपने बोलिए इतनी क्या? हमारी रहनुमाई की। आपने हमारे इतनी रहनुमाई की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। हाँ, तो मुझे लास्ट क्वेश्चन आप ये बता दीजिए कि क्या कहते हैं, आप में से टॉप 10 में कौन कौन आने वाला है, हैंड रेस कर दीजिए। सर वो एक बात पूछनी है। हाँ बोलो। पहले इस क्वेश्चन का जवाब उसके बाद पूछना उस्मान। अच्छा, हैंड रेस कर दीजिए, कौन कौन टॉप 10 में आने वाला है। बस, मतलब कि मिला जुला के कितने 20 to 30 के बीच में लोग हैं जिन्होंने ये हिम्मत बांधी कि वो टॉप 10 में आएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहली चीज, इंशाअल्लाह। जी, तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट देखिए होता ये है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। दुआ करना आपका काम है, मेहनत करना आपका काम है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कोई भी आपसे पूछा आप जरूर बोलिए हाँ इंशाल्लाह जरूर आएंगे। जब आपने नियत की होगी, जब आपने मेहनत की होगी, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज को सोचेंगे कि हाँ ये चीज हो सकती है। जब आपकी तैयारी टॉप 10 के हिसाब से होगी, आपने दिमाग में रखा हुआ है कि मुझे टॉप 10 आना ही आना है कैसे भी, तो आप पढ़ाई भी अपनी उसी हिसाब से करेंगे। तो दिमाग में हमेशा बहुत ऊंचा सोच के रखिए, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मुझे टॉप फर्स्ट आना है, मुझे सेकंड वो क्या कहते हैं पहली रैंक कैसे भी लेकर आनी है, मुझे टॉप 10 में कैसे भी आना है। तो आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से होगी, आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी करेंगे। और नहीं, आपने मैंने यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया, नहीं भी आप क्या कहते हैं आपने इतनी तैयारी नहीं, लेकिन अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो इतना होना चाहिए हाँ मैं कर सकता हूँ। अब तक नहीं किया, इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा करूंगा। तो इसलिए अपना कॉन्फिडेंस बहुत हाई रखिए इस वक्त पर, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। आपकी सोच काफी ज्यादा ऊंची होनी चाहिए कि क्या कहते हैं हम नीचा सोचेंगे नहीं, जितना सोचेंगे उस हिसाब से अल्लाह पाक भी इंशाल्लाह देंगे। तो अपनी सोच को बहुत ऊंचा रखिए और बहुत अच्छा सोच के फिर उसी हिसाब से तैयारी भी करिए। ठीक है, हाँ बताओ उस्मान क्या कह रहे थे? बोलिए उस्मान। नहीं, सादिया कुछ कह रही हो?
नहीं, किसी को कुछ और तो नहीं पूछना है, बोलिए, वरना हम मीटिंग एंड करेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। नहीं पूछना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबके साथ बहुत अच्छा करें, आपकी मेहनत को कामयाब करें इंशाल्लाह। ठीक, अच्छे से पढ़ाई करिए। किसी को कोई भी दिक्कत हो, कभी भी दिक्कत हो, आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो बस ये है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए सभी लोग, और दुआ खूब सारी करिए अल्लाह पाक से। इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसका सिला देंगे जरूर। ठीक, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह सर। अल्लाह जज़ाकल्लाह सर, हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ सर। खैर। अल्लाह हाफिज।